नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड और मैं सहायक आचार्य हूँ इतिहास विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय PHU वाराणसी। जो कोर्स है, इस कोर्स का टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। और जो मॉड्यूल है इस कोर्स का जिसपे हम लोग आज बात करेंगे, पहला मॉड्यूल वो है इंडियन इकोनॉमी इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लेक्चर फर्स्ट है। टाइटल जो लेक्चर का है वो है इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेस। इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेस, इस पर्टिकुलर विषय वस्तु के अंतर्गत हम अलग अलग कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। चूंकि हमारा यह जो कोर्स है, ये कोर्स भारत के आर्थिक इतिहास से जुड़ा है, ब्रिटिश राज से जुड़ा है, तो उसके पहले की अर्थव्यवस्था को हमें समझना बहुत जरूरी है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही थी। इस अर्थव्यवस्था को देखने के लिए भारत के अलग अलग कालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखना अति आवश्यक है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पूरा कालखंड में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे और यह जो प्रथम लेक्चर है, व्याख्यान है, यह व्याख्यान उसी पे आधारित है। फिर दूसरा जो इसके आगे का सेगमेंट होगा वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के का अगर हम प्रारंभ देखें, वो प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ अगर आप मानव के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, जब मानवीय सभ्यता का इतिहास शुरू होता है तो वहां से इसके प्रमाण हमको दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जब आरंभिक काल में मानव अपने शुरुआती जीवन की शुरू करता है तो उस संदर्भ में जब वो नदी किनारे अलग अलग शेल्टर्स में रह रहा है, अलग अलग तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, मुख्य तौर पे उस समय के आदिम समाज को, समुदाय को हम एक पूरा पाषाण कालीन समुदाय के तौर पे देखते हैं या पाषाण कालीन समुदाय के तौर पे देखते हैं। इस तरह से तीन हमें अलग अलग कालों का संदर्भ मिलता है प्रारंभिक अवस्था में, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हमें दिखाई पड़ता है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के शुरुआत से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित जो अवशेष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, वो अलग अलग हमें स्थलों से प्राप्त जो उनके साक्ष्य हैं वहां से मिलते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पे भीमबेटका, चिरांड, दायमाबाद, आदमगढ़, बुर्जहोम और मेहरगढ़ हमें दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन स्थलों के माध्यम से हम उस समय के मानव के जीवन जीने के तरीके, उनके अलग अलग गतिविधियां और संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो मानवों का जो आधुनिक दौर है वो शुरू होता है नवपाषाण काल से, और नवपाषाण काल मानवीय इतिहास में किसी क्रांतिकारी काल से कम नहीं रहा है। खास तौर से नवपाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त अवशेषों में हमें मानव के द्वारा अलग अलग जो गतिविधियां की गई, उन गतिविधियों ने आधुनिक सभ्यताओं को जन्म दिया। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो यही वो काल है जब मानव आग को जलाना सीखता है, यही वो काल है जब मानव खेती करना सीखता है। खेती या एग्रेरियन जो सिस्टम है, यानी कृषिगत व्यवस्था, यह व्यवस्था आगे चल के अर्थव्यवस्था की नींव पड़ेगी और हम ये देखेंगे ये किस प्रकार से संभव होता है। तो नवपाषाण काल के आने के साथ ही जो मानवीय इतिहास है, वो मानवीय इतिहास जो शुरुआती दौर में उसका जीवन पशुओं के शिकार और अपने पेट भरने तक ही सीमित था, वो इस समय तक आते आते वो बदल के एक विशेष तौर पे हमें एक ऐसे समूह के तौर पे दिखेगा जो अब अस्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू करेगा। और ये संभव हो पाया, और ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि मानवों ने खेती करने का तरीका सीख लिया।
खेती करने के तरीके से एक और महत्वपूर्ण कड़ी उनके जीवन में जुड़ती है। विशेष तौर से खेती का जो तरीका है, ये खेती का तरीका इतना आसान नहीं था, लेकिन लंबे अनुभवों और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मानव से गतिविधियों से जुड़ी हुई उसके अनुभवजन्य जो कार्य थे, उन कार्यों ने मानवों को खेती में निपुण किया और उस खेती किए जाने की परंपरा ने मानवों को अस्थायी बस्तियों में बसाने की ओर एक कदम बढ़ाया। विशेष तौर से अगर हम देखें नवपाषाण काल में भारत में जो स्थल प्राप्त होता है, वह स्थल मेहरगढ़ हमें दिखाई पड़ता है। मेहरगढ़ इस प्रकार का शुरुआती स्थल है जहां से हमें खेती के पहले साक्ष्य मिलते हैं। विशेष तौर पे गेहूं और जौ को उगाए जाने के जो साक्ष्य हैं, वो इस स्थल से हमको मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। खास तौर से खेती में अगर हम देखें जो एक विशेष शुरुआत हुई इस दौरान, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि नवपाषाण काल तक आते आते या उसके अंत तक हम देखें जब मानव खेती करना सीख रहा है या खेती के तरीके अपनाते हुए अस्थायी बस्तियों की ओर आगे बढ़ रहा है, इस दौरान मानव जो है अगर हम देखें तो लौह तकनीक का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे खेती के लिए भूमि का तैयार किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। खेती की भूमि के माध्यम से ही मानवों के द्वारा मुख्य तौर पे जो प्रक्रिया अपनाई गई वो थी खेती के लिए जमीन तैयार करना। खेती के लिए जमीन तैयार तभी संभव हो सकती थी जबकि उसके लिए विशेष जो यंत्र हैं उन यंत्रों का सहारा लिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अलग अलग पाषाण युग का जो विभाजन है वो मानवों के द्वारा प्रयोग में लाए गए अलग अलग यंत्रों के द्वारा किया गया है। पूरा पाषाण काल में मानवों के द्वारा जो है वो जो यंत्र थे वो बहुत अच्छे किस्म के नहीं थे। मध्य पाषाण काल आते आते उसमें सुधार हुआ और ये सुधार नवपाषाण काल में भी हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए इस दौरान अगर आप देखें तो खेती के तरीकों ने अलग अलग तरह से अगर जो अनाज उगाने की प्रक्रिया थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनाज उगाने की ये प्रक्रिया, खेती के द्वारा स्थापित की जाने वाली ये प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं ने मानवीय इतिहास में एक विशेष अध्याय जोड़ा और वो अध्याय था अस्थायी बस्तियों का निर्माण। अस्थायी बस्तियों की वजह से मानवों की जो गतिविधियां थी वो एक कृषिगत गतिविधियों में संकेंद्रित हुई। इन कृषिगत गतिविधियों के संकेंद्रण ने आगे चल के पूंजी बाजार और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए मानव के जीवन दिनचर्या में भी परिवर्तन आया और आगे चल के कृषि और कृषि से उत्पादित अनाज ने मुख्य तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था और प्राचीन अर्थव्यवस्था में एक व्यापक बदलाव किया। अगर हम आगे इसको इसी तौर पे देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे मुख्य तौर पे फसलों के उत्पादन की जो व्यवस्था थी वो फसली उत्पादन व्यवस्था, खास तौर से अनाज उत्पादन व्यवस्था ने मानवीय जीवन को बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित किया और इसका प्रभाव इस रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है कि आगे चल के जो सभ्यताएं थी, विशेष तौर पे प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम सभ्यता के शुरुआत बात करते हैं तो वो सभ्यता हमें सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाई पड़ती है। तो ये नवपाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का जो एक ट्रांजिशन फेज है, इस जो है संक्रमण काल में मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि ये संक्रमण काल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मानवीय आर्थिक गतिविधियों में व्यापक बदलाव के माध्यम से ये परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पे कृषि और पशुपालन, इन दो चीजों पे निर्भर होती हुई दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ इसके बाद का जो दूसरा चरण हमें दिखता है जहां से आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण और तीव्र गति से होता हुआ दिखाई पड़ता है, वो हमें सिंधु घाटी के सभ्यता से दिखाई पड़ता है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन विश्व के उन तमाम सभ्यताओं में से एक है जो कि उस समय मौजूद थी। जैसा कि भारत में थी एक विकसित सभ्यता के रूप में, उसी तरीके से अगर आप देखें विश्व की और दूसरी सभ्यताओं
मेसोपोटामिया या अन्य जो सभ्यताएं उस समय मौजूद थी, उन सभ्यताओं के बराबर यह सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। विशेष तौर पे ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसे एक नगरीय सभ्यता कहा जाता था। और ये नगरीय सभ्यता इसलिए हमें दिखाई पड़ती है क्योंकि इनके अलग अलग जो स्थल हमें संपूर्ण भारतीय भूभाग से मिलते हैं, वो नगरों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। उन नगरों से प्राप्त होने वाले साक्ष्य, वहां उत्पादन की जाने वाली विविध वस्तुओं और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए वस्तुओं के विनिमय और उनके बाजार के स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस दौरान अगर आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसे सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ती है जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और अनाज उत्पादन था और इसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए अन्य उत्पादन। विशेष तौर पे इस सभ्यता का जो व्यापारिक संपर्क था वो केवल आंतरिक तौर पे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो मध्य एशिया और मध्य एशिया के साथ साथ मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया के साथ अन्य क्षेत्रों में भी इसके संपर्क हमें दिखाई पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता केवल अनाज उत्पादन में गेहूं, जौ तक ही सीमित नहीं रही या केवल चावल उत्पादन के ही साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे जो इसके स्थल हैं, चाहे वो आम्बरी हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो धौलावीरा हो, चाहे चन्नूधड़ो हो या अन्य जितने भी स्थल हमको मिलते हैं, ये स्थल अपने विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस नगरीय सभ्यता की जो विशेषता रही है वो विशेषता रही है उसकी पकी हुई ईंटें। पकी हुई ईंटों का उपयोग भवन निर्माण कला में हमको दिखाई देता है। पकी हुई ईंटों का उपयोग जो वहाँ के पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियां थी, उन नालियों में हमें दिखता है। और इसके साथ ही साथ हमें वहाँ इस तरह का ईंट उद्योग के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं जो विश्व में कहीं और हमें नहीं दिखता। इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था का आधार केवल कृषिगत न होके बल्कि उसका फैलाव यहाँ से हमको दिखना शुरू होता है। तो अगर हम देखें ईंट उद्योग विशेष तौर से इस समय प्रमुख हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कॉटन यानी कि कपास, उसका साक्ष्य भी हमको इस समय मिलता है, जिससे ये एक तरीके से हमें जानकारी मिलती है कि उस सभ्यता के लोग कपास भी उगाया करते थे। इसके अलावा कपड़ों को रंगने के लिए नील की खेती का भी हमको कुछ साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा गेहूं, जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूं, चावल जिसका मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूं, और अलग अलग किस्म के जो आभूषण हैं उन आभूषणों का भी निर्माण हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ मेटल यानी कि जो धातु है उस धातु से भी उनका परिचय था और उन धातु के परिचय का भी प्रमाण हमको मिलता है जब हम एक नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य देखते हैं जो कांसे से बनी हुई थी। और इसके अलावा मन के बर्तन जिनका बड़े पैमाने पे उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, और न केवल होता था बल्कि इन उत्पादनों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार समाज के बनने की प्रक्रिया ने, जो भले ही कृषि एक मूल आधार रही हो, लेकिन कृषि के उस मूल आधार ने आधुनिक बाजार व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को उद्भव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस भूमिका के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे शुरुआती दौर में नवपाषाण काल में कृषि अर्थव्यवस्था से अब हम एक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल हमें यह स्पष्ट तौर से दिखाता है, जिसमें अलग अलग किस्म की श्रेणियां, विशेष तौर से बाजार और व्यापार की श्रेणियां उद्भव होती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो श्रेणियां भारत में आगे चल के और विशिष्ट किस्म के व्यापारिक श्रेणियों के तौर पे विकसित होंगी। शुरुआती दौर में भले ही हमें जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन दिखाई पड़ता था बाजार में, वो था वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय के साधन में आगे चल के इसमें बदलाव हुआ और इन बदलाव ने मुख्य तौर पे
हम देखें तो आगे चल के अलग अलग किस्म के मुद्राओं का रूप लिया। खास तौर से अगर हम देखें तो भारत में वैदिक काल से लेके हर्षवर्धन काल तक अलग अलग तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास में जो आर्थिक गतिविधियां रहीं उनका विकास होता रहा, और उस विकास के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि जो शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था का विनिमय का माध्यम था, वो विनिमय का माध्यम जो अर्थव्यवस्था में हमें वस्तु विनिमय दिखाई पड़ता है, वो आगे चल के मुद्राओं का स्वरूप ले लेता है। चाहे आप मिट्टी के बनाई हुई मुद्राएं देखें, चाहे आप मुहरों को देखें, चाहे चाहे उसके उदाहरण आप सोने, चांदी, शीशा, तांबा या आहत सिक्कों के माध्यम से देख सकते हैं, जो आगे चल के विनिमय का माध्यम हुए और ये किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर हम मौद्रिक इतिहास के ऊपर भी नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि शुरुआती दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, वो विकास नवपाषाण काल से लेके अलग अलग कालखंडों में अपनी समृद्धि को प्राप्त करता रहा। उसी तरीके से आगे अगर आप देखें दूसरे कालों में, तो दूसरे कालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसका और विस्तार हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम वैदिक काल से लेके हर्षवर्धन काल तक के समय को देखें तो जो अलग अलग जो राजवंश रहे, उन राजवंशों के समय में हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता रहा है। वैदिक काल में जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य जो साधन था, वो साधन कृषि और पशुपालन के तौर पे दिखाई पड़ता है, जिसमें अलग अलग व्यापार की श्रेणियों का विकास हुआ। इसका उदाहरण हमें वैदिक कालीन ग्रंथों, चाहे वेदों या उपनिषदों या उनके उपवेदों में हमें स्पष्ट तौर पे मिलता है, जिसमें खेती करने के तरीके और साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए उत्पादन संबंधी और दूसरे जो कार्य हैं, उन कार्यों के माध्यम से हमें अर्थव्यवस्था के विविध स्वरूप को दिखाई पड़ता है। ये जो अर्थव्यवस्था के विविध स्वरूप हैं, इन विविध स्वरूपों का विस्तार अलग अलग कालखंडों में दिखता है। अगर हम मौर्यन डायनेस्टी को लें, अगर हम शुंग राजवंश को लें, अगर हम गुप्त राजवंश को लें, सातवाहन राजवंश को लें और वर्धन राजवंश को लें, इस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने समृद्धि को प्राप्त करती है। विशेष तौर से अगर हम मौर्य काल को देखें तो मौर्य वैदिक काल के पश्चात भारत में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो दूसरा बड़ा बदलाव हमें दिखता है, वो दूसरा बड़ा बदलाव हमें मौर्य काल और महाजनपदों के काल में दिखाई पड़ता है। इस दौरान अलग अलग नगरों का विकास और साथ ही नगरों के ही आलोक में विविध संस्कृतियों और इसके साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों का जन्म हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग व्यापारिक मार्गों, अलग अलग व्यापारिक समूहों, अलग अलग व्यापारिक श्रेणियों, अलग अलग किस्म के व्यापारिक समुदायों का जन्म दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे मौर्य काल में हमें अगर देखें, जिसका जिक्र मेगस्थनीज की इंडिका में हमें मिलता है, वो भारतीय समाज को 7 अलग अलग भागों में विभाजित करता है, जिसमें से एक भाग व्यापारिक वर्ग भी था। यही कारण है कि मौर्य काल के समय हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो अपने विकसित रूप में धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। उसका एक और मुख्य कारण था कि भारत का जो विश्व के दूसरे देशों के साथ संपर्क था, उसमें और बढ़ोतरी होती गई। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संपर्क है, वो व्यापारिक संपर्क केवल भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह व्यापारिक संपर्क भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी हमें दिखाई पड़ता है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का हमें साक्ष्य जो मिलता है कि कैसे उसका मेसोपोटामिया के साथ संबंध था और कपास का जो निर्यात है वो सिंधु घाटी सभ्यता कर रहा है। इसके साथ ही साथ हम देखें मौर्यन काल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस समय भारत का जो है वो मध्य एशिया के साथ जो संपर्क था वो और बढ़ता है। खास तौर से हम देखें जो ग्रीक आक्रमण हुए, उन आक्रमणों ने भारत का
उन देशों के साथ जो व्यापारिक संपर्क था उसे और बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान हम देखते हैं शिल्पकारों की जो अलग अलग श्रेणियां थीं, वो श्रेणियां विशेष तौर पे अलग अलग किस्म के उत्पादन से जुड़ी हुई थी। खास तौर से अगर हम देखें तो जो एक वणिक समाज, जैसे कि अगर मसालों के व्यापार करने से जुड़ा हो, जिसका भारत आरंभ काल से ही एक निर्यातक रहा, या मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो भारत में अलग अलग किस्म के जो आभूषण बनाए जाते थे उनका भी एक मांग भारत के बाहर दिखाई पड़ता है। इसके साथ उस दौरान तक भारत दुनिया का इकलौता सोने का निर्यात करने वाला देश रहा, और केवल सोने का ही नहीं बल्कि भारत में इकलौती हीरे की भी खान हमें उस समय दिखाई देती है। इस तरह से अगर आप इस समय तक देखें तो भारत दुनिया का ऐसा देश था जो जो देश जहाँ पे न केवल मसालों का निर्यात किया जाता था बल्कि विविध वस्तुओं का भी निर्यात हमें दिखाई पड़ता है। चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो हाथी दांत से बने हुए जो आभूषण हैं उनका जो है बाहर जाना, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए आभूषणों का भी इकलौता निर्यातक भारत दिखाई पड़ता है। इसलिए उस दौरान के अगर हम सोर्सेस को देखें, चाहे वो इंडो ग्रीक लेखकों के उनके अपने साक्ष्य रहे हों, जिसमें स्ट्रैबो है, प्लिनी है, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो पेरिप्लस ऑफ द थ्रीशियन सी जो लेखक है, वो लेखक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और ईसवी में भारत के अलग अलग बंदरगाहों का अवलोकन करते हुए बताता है कि कैसे दुनिया का जो सोना है वो भारत में इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे हमें विस्तार पूर्वक दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से आगे हम इस चीज का विस्तार शुंग काल में भी पाते हैं। शुंग काल में भी हम देखते हैं कि जो व्यापारिक श्रेणियां थीं उनका और विस्तार हुआ, और विशेष तौर पे जब हम कुषाणों का समय देखते हैं तो कुषाणों के समय भी हम एक बड़ा महत्वपूर्ण काल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि कनिष्क के समय भारत एक ऐसा देश बना जिसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था, और उस अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के दौरान अगर हम देखें तो भारत का सिल्क रूट के ऊपर एक नियंत्रण दिखाई पड़ता है, और इस तरह से भारत की जो प्राचीन अर्थव्यवस्था है वो और समृद्ध होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि सिल्क रूट पे न केवल भारत का नियंत्रण था बल्कि उस रूट से किए जाने वाले व्यापार का लाभ भारत में भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अगर हम इन राजवंशों के समय को देखें तो हम पाएंगे कि अलग अलग किस्म की जो मुद्राएं हैं वो इन राजवंशों के समय जारी की गई। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत जो है वो मौर्य काल से दिखाई पड़ती है, और मौर्य काल में हम देखते हैं कि कैसे अशोक जो है केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं बल्कि आर्थिक तौर पे भारत और भारत का जो व्यापार है उसे बढ़ाने के लिए भी हमें विविध व्यापारियों के मंडलों को बाहर भेजता हुआ दिखता है। ठीक उसी तरीके से शुंग राजवंश में भी और सातवाहन और कुषाणों के समय में भी हमें इस तरह का जो व्यापारिक समूह है वो दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अलग अलग किस्म के जो आंतरिक व्यापारिक मार्ग थे उनका उद्भव भी इस समय हमें दिखता है। विशेष तौर पे चाहे वो दक्षिणा पथ हो, उत्तरा पथ हो, उन पथों में आने वाले जो नगर हैं उन नगरों की आर्थिक समृद्धि भी हमें दिखाई पड़ती है, जहां अलग अलग किस्म के कला के केंद्र विकसित हुए। अगर हम मथुरा कला केंद्र कहें, अगर हम गांधार कला केंद्र कहें, उनका विकास इसी दौरान हुआ। इसके साथ ही बनारस में सारनाथ में जो अलग अलग किस्म का कला का केंद्र है वो भी विकसित हुआ। तो इन क्षेत्रों में जो आर्थिक प्रभाव हमें भारत में दिखता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि को स्पष्ट करता है। इसका प्रमाण एक और तरीके से हमें मिलता है जब हम विविध प्रकार के
बहुमूल्य सिक्कों का प्रचलन इस दौरान देखते हैं, खासतौर से स्वर्ण सिक्के, जिनका प्रमाण हमें मौर्यों के बाद कुषाणों के समय से दिखता है, जिसका बहुतायता में उन्होंने प्रयोग किया, जो उनकी समृद्ध अर्थव्यवस्था को दिखाता है। कुषाणों के समय ही के बाद अगर हम देखें, वो निरंतरता बनती हुई दिखाई पड़ती है और वो जारी रहती है। लेकिन विशेष तौर पे गुप्त काल का वर्णन करना यहाँ अति आवश्यक है, क्योंकि गुप्तों के समय रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो दिखाई पड़ता है। और ये केवल रोमन साम्राज्य के साथ ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो इसका संबंध जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी दिखता है, चाहे लाओस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो और हिंद चीन के और दूसरे देश, उन देशों तक भी भारतीय व्यापारी न केवल अपना व्यापार कर रहे थे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में भी बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रहे थे। उस समय के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में अगर हम दक्षिण से शुरू करें तो अरिका मेडू एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हमें दिखाई देगा, और इसके साथ ही साथ हमें मुसलीपट्टनम, और अगर हम देखें पूर्व में तो ताम्रलिप्ति एक बंगाल की खाड़ी में प्रमुख बंदरगाह के तौर पे दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह से पश्चिम भारत में जो है भड़ौच एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे दिखाई पड़ता है। तो इन बंदरगाहों के माध्यम से अगर हम देखें तो भारत का जो व्यापार है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर के देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ता था, और विश्व अर्थव्यवस्था में जो भारत का योगदान था वो सबसे अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारतीय जो भूभाग है वो अपने आप में एक समृद्धशाली भूभाग के तौर पे देखा जाता रहा है। विशेष तौर से कृषि और कृषि से होने वाले उत्पादों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसके साथ ही साथ कुशल श्रमिकों की श्रेणियां और उन श्रेणियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो श्रेणियां जो है मसालों के व्यापार की हो सकती थी, वो श्रेणियां कपड़ों के व्यापार की हो सकती थी, वो श्रेणियां विभिन्न प्रकार के आभूषणों के व्यापार से संबंधित थी, वो श्रेणियां हाथी दांत के बने हुए अलग अलग किस्म के आभूषणों से संबंधित थी, वो व्यापारिक श्रेणियां हमें अलग अलग किस्म के जो आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे उन श्रेणियों के व्यापार से भी जुड़ी हुई दिखती हैं, जिनकी मांग दुनिया के बाजार में बहुत ज्यादा थी। यही कारण है कि जो ग्रीक इतिहासकार हैं या इतिहास लेखक हैं, उन लेखकों ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के विषय में लिखा है कि दुनिया का संपूर्ण सोना भारत में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि दूसरे देश के लोग भारत से अत्यधिक मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। और ये भारत, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि किस प्रकार से जो है हीरा है, सोना है और अन्य जेवरात हैं, मसाले हैं और बहुमूल्य पत्थर जिनमें पन्ना है, वो सब भारत से ही बाहर भेजे जाते थे। और यही कारण है कि गुप्त काल की जो समृद्ध अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख तौर पे अगर हम देखें तो जो परिलक्षण है वो जारी किए गए उन शासकों के स्वर्ण सिक्कों में दिखाई पड़ता है, जिसकी शुरुआत जो है हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से होती है और उसके बाद संपूर्ण गुप्त काल में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था हमें दिखती है। और ये पूरे के पूरे भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें भी दिखाई पड़ता है, जिसकी निरंतरता हर्षवर्धन काल और उसके बाद के काल में दिखती है। और भारत में अलग अलग प्रकार जो व्यापारिक मार्ग थे, न केवल उनका विकास हुआ बल्कि उन श्रेणियों का विकास हुआ, और इन श्रेणियों के माध्यम से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रही। थैंक यू।